एक दृश्य की कल्पना कीजिए। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बच्चे रो रहे हैं, परिवार फर्श पर सो रहे हैं और डिपार्चर बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा है, कैंसल्ड। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत थी, जब देश का पूरा एविएशन सिस्टम, आप कह सकती हैं, लगभग ठप हो गया था। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ खराब मौसम या किसी तकनीकी खराबी की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और सरकार के बीच एक बहुत बड़ी खींचतान की। हाँ, एक तरफ थे पायलटों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए सख्त नियम, और दूसरी तरफ एक एयरलाइन की कथित तौर पर जबरदस्त प्लानिंग की विफलता, जिसने पूरे देश की यात्रा योजना को एक तरह से बंधक बना लिया था। मुझे इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये संकट अचानक नहीं आया। डीजीसीए यानी हमारे एविएशन रेगुलेटर ने सबको पहले से चेतावनी दी थी। हाँ, सबको। तो सवाल ये है कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे सफल मानी जाने वाली एयरलाइन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और क्या वाकई इंडिगो के दबाव में सरकार को अपने ही बनाए सुरक्षा नियमों से पीछे हटना पड़ा? बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में आम यात्री को क्या कीमत चुकानी पड़ी, आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे संकट की जड़ में एक नया नियम है। डीजीसीए ने पायलटों की सुरक्षा को लेकर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी FDTL के नए नियम लागू किए। और इसका सीधा सा मकसद था पायलट की थकान यानी फटीग को कम करना। और ये फटीग कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है ना? नहीं, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। दुनिया भर में हुई कई बड़ी हवाई दुर्घटनाओं की जांच में पायलट फटीग एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया है। अच्छा। जब पायलट थका होता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो ये नियम सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी। नहीं, ये सीधे तौर पर आसमान में हजारों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत जरूरी कदम था। वो नियमों में मुख्य बदलाव किया था। डीजीसीए ने पायलटों का जो साप्ताहिक आराम था उसे 36 से 48 घंटे कर दिया। हाँ, और रात की ड्यूटी पर भी सख्त सीमाएं लगाई। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। तो क्या ये इतना बड़ा बदलाव था कि एक पूरी एयरलाइन ठप हो जाए? बाकी एयरलाइंस ने कैसे मैनेज कर लिया? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है। देखिए, ये सिर्फ 12 घंटे का फर्क नहीं था, यह एक मानसिकता का फर्क था। नए नियमों का मतलब था कि एयरलाइंस को अपने क्रू रोस्टर को पूरी तरह से बदलना था। उन्हें ज्यादा पायलट हायर करने थे, ज्यादा स्टैंड बाय क्रू रखने थे। दूसरी एयरलाइंस ने इसे एक जरूरी सुरक्षा अपग्रेड के तौर पर देखा और महीनों पहले से इस पर काम शुरू कर दिया। और इंडिगो ने? सूत्रों के मुताबिक इंडिगो ने इसे एक कागजी नियम की तरह लिया और अपने आक्रामक विस्तार की रफ्तार कम करने से इनकार कर दिया। वे किनारे तक गाड़ी चलाना चाहते थे। हाँ, और अंत में खाई में गिर गए। और इस कहानी के केंद्र में है इंडिगो का पैमाना। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एयरलाइन की जो रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करती है। भारत के घरेलू बाजार में 60% से ज्यादा हिस्सा इसी का है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी लड़खड़ाती है तो असर पूरे देश पर पड़ता है। बिल्कुल। और इस योजना की विफलता का नतीजा क्या हुआ? विनाशकारी था। नवंबर के अंत से इंडिगो ने रोजाना 170 से 200 उड़ानें रद्द करना शुरू कर दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, कुछ ही दिनों में ये संख्या बढ़कर रोजाना 400, फिर 500 और एक दिन तो 600 तक पहुंच गई। 600? जी। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर डिपार्चर बोर्ड एक कैंसल्ड वॉल बन गए थे। मुझे याद है एक दिन तो ऐसी भी खबर आई कि दिल्ली से इंडिगो की लगभग सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। हाँ, ये सच है। देश की राजधानी से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन एक दिन के लिए लगभग पूरी तरह से जमीन पर आ गई थी। ये तो एक लॉजिस्टिकल विफलता से कहीं ज्यादा लगता। जब बाजार का इतना बड़ा हिस्सा एक ही खिलाड़ी के पास हो तो उसकी एक आंतरिक विफलता एक राष्ट्रीय संकट बन जाती है। सही बात है। ये सिर्फ इंडिगो की समस्या नहीं रही, ये पूरे देश की कनेक्टिविटी की समस्या बन गई। और इसका खामियाजा भुगता आम यात्रियों ने। मैं तो सोचकर ही आप अपनी बेटी की शादी के लिए जा रहे हैं या किसी जरूरी नौकरी के इंटरव्यू के लिए, और अचानक आपकी फ्लाइट बस गायब हो जाती है। कोई जानकारी नहीं, कोई मदद नहीं। ये सिर्फ एक टिकट के पैसे का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का टूटना है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर शिकायतों और गुस्से की बाढ़ आ गई थी। और मामला इतना बढ़ गया कि इंडिगो के कर्मचारियों के कुछ आंतरिक पत्र भी लीक हुए थे ना? हाँ, उन पत्रों से ये बात सामने आई कि मैनेजमेंट ने क्रू की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। पायलट और केबिन क्रू महीनों से कह रहे थे कि सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव है, कि ये नए FDTL नियमों के साथ नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और जब संकट आया तो फ्रंटलाइन कर्मचारियों को यात्रियों के गुस्से का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इंडिगो ने गड़बड़ी की
उड़ानें रद्द हो गईं, देश भर में हाहाकार मच गया। यहां तक तो समझ आता है, लेकिन सरकार का क्या? एक रेगुलेटर का काम तो नियम लागू करवाना होता है ना? उन्होंने क्या किया? यहीं पर कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब मोड़ लेती है। शुरू में तो सरकार और डीजीसीए ने बहुत सख्ती दिखाई। हाँ। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की बात कही। तो ऐसा लगा कि रेगुलेटर अपनी ताकत दिखा रहा है कि इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ा। संसद में, मीडिया में। हाँ, और सबसे बड़ा दबाव था जमीन पर मची अफरा तफरी का। जब इंडिगो से पूछा गया कि स्थिति कब तक सामान्य होगी, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पूरी तरह से स्थिरता लाने में 10 फरवरी 2026 तक का समय लग सकता है। क्या मतलब 2 से 3 महीने की और उथल पुथल? जी, ये तो किसी भी सरकार के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें सरकार की दोहरी भूमिका को समझना होगा। मतलब एक रेगुलेटर का काम सुरक्षा सुनिश्चित करना है या व्यावसायिक अराजकता को रोकना, और जब इन दोनों में से एक को चुनना हो तो सरकार क्या करती है? तो उन्होंने क्या चुना? यहीं पर कहानी ने यू टर्न लिया। अचानक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें इंडिगो को अस्थायी राहत देते हुए नए FDTL नियमों के कुछ हिस्सों से छूट दे दी गई। एक मिनट, क्या मतलब जो नियम उन्होंने खुद सुरक्षा के लिए बनाए थे उन्हीं से पीछे हट गए? हाँ, कौन से नियम में ढील दी गई? उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम वापस ले लिया। नियम था कि साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी नहीं दी जा सकती। अच्छा। इसका मतलब था कि पायलट को 48 घंटे का लगातार आराम मिलना ही चाहिए। आप उसे ये नहीं कह सकते कि अभी काम कर लो, बाद में छुट्टी ले लेना। तो इस बदलाव ने उन्हें रोस्टर मैनेज करने में लचीलापन दे दिया? बिल्कुल, लेकिन ये तो सीधे सीधे सुरक्षा से समझौता हुआ। हाँ, और क्या उन्होंने माना कि ये इंडिगो की वजह से किया गया? सबसे चौंकाने वाली बात यही है, डीजीसीए के आधिकारिक आदेश में साफ साफ लिखा गया था कि ये फैसला इंडिगो संकट और देशव्यापी व्यवधान को देखते हुए लिया जा रहा है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं थी? नहीं, यहीं से ये धारणा बनी कि एक एयरलाइन ने सरकार को अपने ही बनाए सुरक्षा नियमों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पायलट यूनियनों ने जरूर इसकी आलोचना की होगी। कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। तो एक तरफ यात्रियों की तत्काल सुविधा थी और दूसरी तरफ भविष्य की सुरक्षा का सवाल। ये तो एक क्लासिक रेगुलेटर की दुविधा है। बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो रेगुलेटर की साख इसी पर टिकी होती है कि वो दबाव में झुकता है या नहीं। इस पूरी खींचतान की सबसे बड़ी कीमत वो आम यात्री ने चुकाई। ये सिर्फ असुविधा नहीं थी, ये एक मानवीय संकट था। जब हम डीजीसीए और इंडिगो की बात करते हैं तो हम असल में उन हजारों लोगों की बात कर रहे हैं जो एक कॉरपोरेट विफलता की वजह से हवाई अड्डों के फर्श पर सो रहे थे। बिल्कुल, और ये स्थिति भारत में यात्री अधिकारों पर भी एक गंभीर टिप्पणी है। कैसे? कई घंटों तक लोगों को कोई उचित जानकारी नहीं मिली, और यहीं पर तीसरा बड़ा सवाल उठता है, यात्री अधिकार बनाम कॉरपोरेट शक्ति। क्या भारत को एक मजबूत यात्री अधिकार कानून की जरूरत है, जैसे शायद यूरोपीय संघ में है? हाँ बिल्कुल, वहाँ EU 261 नाम का एक कानून है। उसमें क्या होता है? अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन की गलती से रद्द होती है या ज्यादा लेट होती है तो आपको एक तय मुआवजा मिलना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। टिकट के पैसे के अलावा? टिकट के कीमत के अलावा। ये मुआवजा 250 से 600 यूरो तक हो सकता है, और साथ में आपके खाने पीने और होटल का इंतजाम भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। तो जब इतना बड़ा आर्थिक दंड लगने का डर होता है तो एयरलाइन ऐसी गलतियां करने से बचती हैं। वे बेहतर योजना बनाने पर मजबूर होती हैं। लेकिन एक मिनट, हमारे यहाँ भी तो सरकार ने बाद में किराया सीमा लगाई, रिफंड के आदेश दिए। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने स्थिति को ठीक करने की कोशिश की? ये एक अच्छा सवाल है। सरकार ने कदम उठाए, लेकिन तब जब नुकसान हो चुका था। ये प्रतिक्रियात्मक था, प्रोएक्टिव नहीं। एग्जैक्टली, ये आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसा था। जब किसी का जरूरी काम छूट गया, कोई अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य से नहीं मिल पाया, तो क्या एक रिफंड या होटल का कमरा उसकी भरपाई कर सकता है? नहीं। यात्री अधिकार का मतलब सिर्फ मुआवजा नहीं होता, इसका मतलब होता है सम्मान और समय पर जानकारी पाने का हक। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या सबक मिलता है? तो अगर हम पीछे हटकर देखें तो ये संकट हमें 3 बड़े प्रणालीगत सवालों के साथ छोड़ जाता है। पहला, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन।
क्या एक कंपनी का इतना बड़ा हो जाना देश के लिए खतरा है कि उसकी विफलता पूरे सिस्टम की विफलता बन जाए? जिसका जवाब हमें हाँ में मिला, जिसे टू बिग टू फेल कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल सरकार की दोहरी भूमिका को लेकर है। एक रेगुलेटर का असली काम क्या है? सुरक्षा के नियमों को लागू करना या बाजार में स्थिरता बनाए रखना? इस मामले में हमने देखा कि जब दबाव बढ़ा तो स्थिरता को सुरक्षा पर तरजीह दी गई। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यात्री अधिकारों का है। क्या हमारे देश में यात्रियों के अधिकार इतने मजबूत हैं कि वे बड़ी कॉरपोरेशंस को जवाबदेह ठहरा सकें? फिलहाल इसका जवाब नहीं लगता है। किसी भी देश का एविएशन सेक्टर सिर्फ हवाई जहाजों और पायलटों से नहीं चलता, ये भरोसे पर चलता है। सही बात है। भरोसा कि आपकी एयरलाइन आपको समय पर पहुंचाएगी और भरोसा कि सरकार आपकी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। और इस संकट ने दिखाया कि जब योजना विफल होती है और शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाती है तो नियम भी परिक्राम्य यानी नेगोशिएबल हो जाते हैं। एक निजी कंपनी व्यावहारिक रूप से पूरे देश की उड़ानों को बंधक बना सकती है। बिल्कुल। और सरकार द्वारा लिया गया यू टर्न ये संदेश देता है कि जब हालात बेकाबू होते हैं तो रूल बुक भी बदली जा सकती है। ये एक गंभीर सबक है। तो ये घटना हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार छोड़ जाती है। हाँ, जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक नियामक की असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उन नियमों को बनाए रखना जो लंबी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, भले ही उससे कुछ समय के लिए अराजकता फैले, या फिर उन नियमों में ढील देना जो तत्काल परिचालन स्थिरता लाते हैं लेकिन भविष्य के लिए एक गलत मिसाल कायम करते हैं। ये संतुलन बनाना किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसका जवाब ये तय करता है कि सिस्टम असल में किसकी परवाह करता है, कॉर्पोरेट की या नागरिक की। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।